आज के दौर में बिगड़ते रिश्तों की कड़वी सच्चाई है। जमीन एक हंसते खेलते परिवार को भी उजाड़ कर रख देती है। ये जमीन दो टुकड़े जमीन पर इसी पर आधारित एक पारिवारिक कहानी है। माँ बाप के लिए हर बच्चा बराबर है, किसी से कोई भेदभाव नहीं करती। मीरा और परवेश इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं। रिश्ते में दोनों भाई बहन हैं, लेकिन मीरा के प्रेम विवाह के कारण दोनों में कोई बातचीत नहीं है। मीरा कनाडा और परवेश इंडिया में रहता है। कनाडा, मीरा का घर। मम्मी जल्दी से खाना लगा दो ना, बहुत भूख लगी है। मीरा के दोनों बच्चे और उसके पति खाने के टेबल पर खाना का इंतजार कर रहे थे। ट्रिंग ट्रिंग, इतने में मीरा का फ़ोन बजता है। रोशन ज़रा देखना किसका फ़ोन है, मैं खाना लगा देती हूँ। टेबल पर सामान रखते हुए मीरा ने अपने पति को बोला। रोशन उठकर ड्राइंग रूम में मीरा को फ़ोन लेकर आते हैं। रास्ते में फ़ोन उठाते हुए रोशन पूछता है, हेलो कौन? मैं परवेश बोल रहा हूँ। क्या मेरी बात मीरा से हो सकती है? दूसरी ओर से आवाज़ आती है, मीरा तुम्हारे लिए किसी का फ़ोन है। रोशन मीरा को फ़ोन देकर खाने की टेबल पर बच्चों के साथ बैठ जाता है। हेलो कौन बोल रहा है? रोशन से फ़ोन लेकर मीरा अपने कान पर लगाती है। मीरा, मैं परवेश बोल रहा हूँ। नाम सुनते ही मीरा एकदम सुन्न हो जाती है। परवेश? इंडिया से आए हुए 5 साल हो गए, आज तक मेरी याद नहीं आई? आज कैसे? मीरा को एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आता है। मीरा मुझे पता है तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा। 5 साल बाद अचानक कैसे फ़ोन किया तुम्हें? वो दरअसल मम्मी को तुमसे बात करनी थी, इसलिए तुम्हें फ़ोन किया। परवेश मैं अपनी सफाई देते हुए कहा। परवेश, हम लोग अभी खाना खा रहे हैं, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फ़ोन करती हूँ। इतना कहकर मीरा ने फ़ोन कट कर दिया और चुपचाप खाने की टेबल पर आकर बैठ गई। सबको खाना खिलाया और बच्चों को अपने कमरे में सुलाकर मीरा रोशन के साथ कमरे में आकर चुपचाप शीशे के सामने मेज़ पर बैठ जाती है। रोशन मीरा की चुप्पी का कारण जानता था। मीरा, क्या कब से शीशे के सामने बैठी हो? काफ़ी रात हो चुकी है, बहुत थक गई होगी। सुबह ऑफिस फिर घर का काम, बहुत काम करती हो तुम और बिल्कुल भी आराम नहीं करती। मीरा का मूड बदलने के लिए रिया ने उसे चिढ़ाते हुए बोला। रोशन, 5 साल बाद अचानक कैसे उन्हें मेरी याद आ गई? तुम्हें तो याद है उस दिन जब हम लोग शादी करके कोर्ट से सीधा घर आए थे। उस दिन वो परवेश ही थे जिसने पापा से ज़्यादा मुझे बुरा भला सुनाया था। रोशन, आज भी वो शब्द मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। मीरा चुप्पी तोड़ते हुए बोलती है और बोलते बोलते अचानक से मीरा रोने लग जाती है। रोशन उसे चुप कराने की कोशिश करता है, उसे पानी पिलाता है। शांत हो जाओ मेरी छोटे भीम, तुम तो मेरी मजबूत बीबी हो। छोड़ो इन सब को, हमें किसी से कोई बात नहीं करनी, हम एक दूसरे में बहुत खुश हैं। रोशन उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। नहीं रोशन, आज नहीं, आज बोल लेने दो मुझे। 5 साल से कुछ भी नहीं बोला मैंने उन्हें, अब मेरी क्या ज़रूरत पड़ गई है? उस दिन तो मुझे किसी से मिलने तक नहीं दिया गया, गेट से ही वापस भेज दिया था मुझे। एक ही पल में सबने मुझे पराया कर दिया था। रोशन, तुम्हें तो सब पता है, मैंने कैसे पढ़ाई को ही सबसे आगे रखा। नौकरी लगने के बाद ही तुम्हें हाँ बोला। इतना ही नहीं, तुम्हारे अलावा किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखा। उसके बावजूद भी परवेश में मुझे सबके सामने रंडी बोला, मेरे चरित्र पर उंगली उठाई और अपने दोस्त के साथ भी नाम जोड़ दिया। और आज वो मुझे फ़ोन कर रहा है। किस हक से मुझे फ़ोन कर रहा है? मम्मी को भी 5 साल में आज याद आई है मेरी। मुझे अब किसी से कुछ नहीं रखना। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, सब कुछ भुलाकर आओ सो जाते हैं। हाँ, वैसे भी बहुत थक गई हूँ मैं। मीरा कपड़े बदलकर मुंह धोकर आती है। गुड नाइट रोशन, मेरे अच्छे और बुरे समय में मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। गुड नाइट छोटा भीम, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छे से सो जाओ और ज़्यादा चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मीरा को नींद आ रही थी, बार बार बस यही सोच रही थी, क्या काम होगा जो मुझे फ़ोन किया था। पापा तो ठीक है ना? मम्मी
और नितिन ठीक तो होंगे ना? परवेश से तो बात करने को मन ही नहीं मानता, लेकिन पता नहीं मम्मी को क्या बात करनी है मुझसे। उसी उलझन में सुबह 4 बजे आंख लगी। 6 बजते ही उठ गई, सबका नाश्ता तैयार किया, सबका लंच पैक किया। बाय बेटा, बाय रोशन कहकर मीरा अपने ऑफिस के लिए निकल गई। हेलो मीरा, निधि ने मीरा को पीछे से आवाज़ लगाई, लेकिन गुमसुम मीरा ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। निधि मीरा के थोड़ा पास जाकर उससे पूछती है, मीरा क्या तुम ठीक हो? सब ठीक है ना? मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ। ऐसे अचानक से निधि को इतने पास देखकर मीरा निधि को कहती है, हेलो निधि, सॉरी मैंने आपको सुना नहीं उस समय। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल रात अच्छे से सो नहीं पाई, थोड़ी नींद आ रही है, बाकी सब ठीक है। मीरा घर जाओ और अच्छे से आराम करो। रुचि से मैं अपने आप बात कर लूँगी, किसी बारे में कोई चिंता मत करना। निधि धन्यवाद, बहुत अच्छी हो तुम। अच्छा कल मिलते हैं। मीरा गाड़ी स्टार्ट करती है और घर पहुंच जाती है। कमरे में थोड़ा आराम करती है। आराम करते करते कब आंख लग जाती है पता ही नहीं लगा, और अचानक से फ़ोन की आवाज़ से नींद खुलती है। फिर वही नंबर से फ़ोन। मीरा फ़ोन कट कर देती है। फिर से फ़ोन पर फ़ोन आता है। मीरा गुस्से में फ़ोन को उठाती है और पहले ही सोच लेती है परवेश को इतना सुनाऊंगी कि दोबारा फ़ोन ही नहीं करेगा। फ़ोन उठाते ही मीरा बोलना शुरू कर देती है, परवेश मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ऐसे बार बार फ़ोन कर कर परेशान मत करो मुझे। मैं तुम लोगों से कुछ भी नहीं रखना चाहती हूँ। मीरा मैं बोल रही हूँ, माँ। 5 साल बाद आज माँ की आवाज़ सुनी और मीरा की आंखों से बिना बताए आंसू गिरने शुरू हो गए। माँ तो आखिर माँ होती है। मीरा के साथ साथ माँ भी अपने आप पर काबू नहीं रख पाती है। एक लंबे सन्नाटे के बाद माँ बोलती है, मीरा मुझे पता है तुम हमारी शक्ल तो क्या हमारी आवाज़ भी सुनना पसंद नहीं करोगी, लेकिन बेटा तेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ दिन बाद उनकी 13वीं है। अगर हो सके तो आ जाना, उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। और अचानक से फ़ोन कट जाता है। मीरा बस यही सोचती है कि शायद माँ ने ही फ़ोन कट कर दिया होगा, शायद माँ का मन भर आया होगा। पापा पापा, और मीरा ने तेज तेज रोना शुरू कर दिया। इतने सालों बाद भी एक फ़ोन आया, और वो भी इतनी मनहूस खबर लेकर। मीरा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। रोते रोते आंखें भी सूज जाती हैं। मीरा रोते रोते अपने रोशन को फ़ोन करती है, रोशन जल्दी से घर आ जाओ। पापा। कुछ समय बाद रोशन घर आता है, सीधा कमरे में पहुंच जाता है। मीरा दीवार के सहारे बैठी है। लाल और सूजी हुई आंखें देखकर रोशन घबरा जाता है। मीरा क्या हुआ? तुम ऑफिस से कब आई? और ये क्या हाल बना रखा है? परवेश का फ़ोन फिर आया था क्या? नहीं रोशन, पापा। रोशन माँ का फ़ोन था। पापा नहीं रहे। रोशन मेरे पापा नहीं रहे। मुझे इंडिया जाना है। हम सब चलेंगे, बच्चों को भी बुला लो। हम सब आज शाम ही इंडिया के लिए निकल जाएंगे। मीरा पहले थोड़ा पानी पी लो, फिर आराम से बैठकर बात करते हैं। मीरा को पानी का गिलास देते हुए रोशन कहता है, आराम से क्या? मेरे पापा नहीं रहे और तुम मुझे शांत होने के लिए कह रहे हो? मीरा पानी का गिलास फेंक कर मारती है। मीरा मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि यहाँ से उठो, आराम से बाहर बैठकर बातें करते हैं। तुम एक बार अपनी हालत तो देखो। बाहर आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मीरा थोड़ा नॉर्मल होकर बाहर आती है और सोफे पर रोशन के सामने बैठ जाती है। तो मेरा तुमने इंडिया जाने का मन बना लिया है? क्या तुम सच में जाना चाहती हो? देखो मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, वहाँ तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर वाले हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि एक बार और आराम से सोच लो। रोशन मैंने सोच लिया है, तुम बच्चों के स्कूल फ़ोन कर दो और हम सब लोग आज ही इंडिया चलेंगे। मीरा हम सब नहीं, सिर्फ तुम जाओगी इंडिया। बच्चों के पेपर आ रहे हैं, उनकी छुट्टी का कोई सवाल ही नहीं है। मैं यहाँ रहकर उन्हें संभाल लूँगा। तुम अपने ऑफिस में मेल डाल दो, मैं टिकट करवा देता हूँ। अपना ध्यान रखना और पहुँचते ही फ़ोन करना। मैंने कार्तिक और पापा को फ़ोन कर दिया है। कार्तिक तुम्हें सीधा एयरपोर्ट से घर ले जाएगा और जब तुम परवेश के यहाँ जाओगी
वो तुम्हारे साथ रहेगा। ज़्यादा समय मत लगाना, जितना जल्दी हो सके वापस आने की कोशिश करना। मीरा को एयरपोर्ट पे गले लगाते हुए रोशन ने कहा, बाय मीरा। मीरा, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, जल्दी वापस आना, हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। तुम्हारी यात्रा अच्छी रहे और मजबूत रहना। आज का सफ़र मानो कट ही नहीं रहा था। पापा के साथ बिताई अपने बचपन की बातों को याद कर कर मीरा की आंखें नम हो जाती हैं। कैसे बचपन में पापा उसकी हर जिद पूरी करते थे, परवेज से ज़्यादा उसकी हर ख्वाहिश को पहले पूरा करते ही करते थे। मेरी लाडो की शादी बहुत धूमधाम से करूँगा मैं, लाल जोड़े में मेरी राजकुमारी कितनी अच्छी लगेगी। और इतना सोचते ही पापा की आंखों नम हो जाती थी। जहान में सिर्फ और सिर्फ माँ, पापा और नकुल ही घूम रहे थे। मीरा बस यही सोच रही थी कि कब दिल्ली आएगा। आज सही मायने में उसे 7 समुंदर पार वाली बातें याद आ रही थी। सफ़र मानो काटे ही नहीं कट रहा था। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब कुछ ही समय में हम लोग दिल्ली पहुंचने वाले हैं। कृपया करके अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। और इस आवाज़ से मीरा की आंखों में चमक थी। आखिर 5 साल बाद इंडिया वापस आ रही थी रिया। अपने घर वापस लौटने की खुशी और गम दोनों एक साथ था उसे। एयरपोर्ट से बाहर कार्तिक मीरा का इंतजार कर रहा था। कार्तिक रोशन का छोटा भाई था। मीरा के आने से पहले ही रोशन ने सब इंतजाम किया हुआ था। हेलो भाभी, भाभी इधर। कार्तिक मीरा को हाथ हिलाकर बुला रहा था। ओह हाय कार्तिक, सॉरी मैंने तुम्हें देखा नहीं। और कैसे हो तुम? घर पर सब कैसे हैं? कार्तिक को हाथ हिलाता और आवाज़ लगता देख मीरा ने उसे कहा, सब ठीक है भाभी, चलो गाड़ी में बैठो, घर चलते हैं। कैसे हो छोटे भीम? अच्छे से पहुंच गए? कुछ खाया आपने? कहाँ हो आप अभी? क्या कर रही हो? कार्तिक टाइम से तो आ गया था ना। गाड़ी में बैठकर मीरा ने रोशन को फ़ोन मिलाया और रोशन एकदम स्टार्ट हो गया। एक साथ इतने सवाल पूछ लिए। रोशन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस अभी मैं और कार्तिक घर ही जा रहे हैं। और कार्तिक तुम्हारी बातें सुनकर हंस रहा है। चलो बाद में बात करती हूँ, बस पहुँच गई हूँ, बताने के लिए फ़ोन किया था। अपना और बच्चों का ध्यान रखना। ओके बाय कहकर मीरा ने फ़ोन काट दिया। कार्तिक, जी भाभी। कार्तिक तुम मेरा काम कर दो, प्लीज़ अपने भैया को मत बताना। मुझे पुराना अड्डा छोड़ दो, मुझे माँ के पास जाना है घर में। मैं शाम को आ जाऊँगी। मीरा ने कार्तिक को उसके मायके के पास उतारने के लिए बोला। लेकिन भाभी, घर पर पापा आपका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन भैया ने पहले बोला था जहाँ भाभी बोले वहीं लेकर जाना, तो हम लोग साथ चलते हैं। आप मेरे साथ ही वापस आ जाना, कार्तिक ने आराम से मीरा को कहा। नहीं कार्तिक, मुझे वहाँ अकेले जाना है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें देखकर परवेश कुछ बोले। कार्तिक मीरा को पुराने अड्डे पर छोड़कर वापस गाड़ी घर की ओर मोड़ लेता है। भाभी, जब भी मेरी ज़रूरत हो फ़ोन कर देना। पुराने अड्डे पर एक एक चीज़ से याद जुड़ी थी, सोना हलवाई से लेकर चांद पनवाड़ी तक। और एक ही पल में सब बातें आंखों के सामने घूम गई। इतने सालों के बाद आज उस जगह को दोबारा देखा जहां अपना सारा बचपन गुजारा था, और एक ही पल में मुझे वहां से पराया कर दिया था। दुकानें आज भी वही थी, बस थोड़ी समय ने साथ तरक्की कर ली थी। धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हुए कदम अचानक रुक गए। प्रेम गली नाम पढ़ते ही रिया ने उस बोर्ड को चूम लिया। गली में पाँव रखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अंदर प्रवेश की कही हुई बातें गूंज रही थी। गली आज भी वैसी की वैसी ही थी। वहीं किनारे पर शर्मा जी का घर, उसके आगे पिंकी आंटी का घर, और फिर नेहा का घर। नेहा मीरा की बचपन की सहेली थी। नेहा के घर में सामने ही मीरा का घर था। जैसे ही वहां नजरें घुमाई, वही पुराना काला दरवाज़ा, 12/24 प्रेम निवास, प्रेम गली। और बिना बताए मीरा की आंखों से आंसू छलक आए। कैसे सबका सामना करूंगी? सब लोग ना जाने कैसे कैसे सवाल पूछेंगे, और ना जाने क्या क्या जहन में घूम रहा था। ये क्या, घर के अंदर इतना सन्नाटा क्यों है? सारे मेहमान कहाँ हैं? मीरा के हाथ लगाते ही दरवाज़ा खुल गया। घर में चारों ओर शांति थी, बस माँ के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी।
कदम अपने आप को अंदर जाने से रोक रहे थे, लेकिन अब और नहीं रुका जा रहा था, तो कदम अपने आप उस पर बढ़ने लग गए। चुप हो जाओ, कोई खाना नहीं मिलेगा, दिमाग खराब कर कर रखा है मेरा। जब देखो किसी न किसी बात की मांग कर देती हो। खाना दे रहा हूँ, इतना ही बहुत है, और ऊपर से इस नकुल को भी तो आपके साथ पाल रहा हूँ। कोई खजाना नहीं है मेरे पास, जो भी है सब तो उस मीरा के नाम किया है। परवेश की आवाज़ सुनकर मीरा का दिल बैठा जा रहा था। माँ को डांट रहा था। माँ और नकुल को इस हालत में देखकर कलेजा मुंह को आ रहा था। जैसे तैसे मीरा ने अपने आप पर काबू रखा। आपने मीरा को वापस फ़ोन किया? क्या बोला उसने, आएगी या नहीं? उस दिन भी आपने बिना उसकी बात सुने माँ के हाथ से फ़ोन लेकर काट दिया था। वहाँ कमरे में खड़ी एक शादीशुदा औरत ने परवेश को कहा। जिस तरह से उसने परवेश का हाथ पकड़ा हुआ था, उससे वो उसकी बीवी लग रही थी। 13वीं की क्या तैयारी करनी है? वैसे भी कुछ ही रिश्तेदारों को बुलाया है मैंने। जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा खर्चा होगा, और घर के आंगन में ही क्रिया पूरी होगी। माँ को बताते हुए परवेश ने कहा, अरे आप मीरा को तो फ़ोन करके पूछ लो, वो महारानी कहाँ है, आएंगी भी या नहीं, या फिर माँ के मरने पर ही आएंगी। एक ठहाका लगाते हुए उस औरत ने परवेश से कहा। बिल्कुल सही कह रही हो तुम अंजना, हंसते हुए परवेश ने उसे जवाब दिया। परवेश ने मीरा को फ़ोन करने के लिए जेब से अपना फ़ोन निकाला। मीरा ने जल्दी से अपना फ़ोन बंद कर दिया था। परवेश ने स्पीकर ऑन कर फ़ोन माँ को दे दिया। जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं, इस समय उनका फ़ोन नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर है। कृपया करके कुछ समय बाद प्रयास करें। और इतना सुनकर परवेश गुस्से में हो जाता है। देखो माँ, मुझे नहीं पता वो चरित्रहीन आएगी भी या नहीं, ना ही मुझे कोई उससे मिलने से कोई दिलचस्पी है। मुझे सिर्फ और सिर्फ इस ज़मीन और दुकान से मतलब है, जो तुम्हारे पति प्रेम नारंग जी उस भागी हुई लड़की के नाम कर गए। गुस्से में माँ पर चिल्लाते हुए परवेश ने कहा, भैया वो भूख लगी थी, सुबह से मैंने और माँ ने कुछ नहीं खाया है। डरी हुई आवाज़ में नकुल ने कहा, और न जाने क्यों परवेश ने एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर जड़ दिया। मेरी कौन सी फैक्ट्री चल रही है खाने की, जो तुम लोगों को बस देता जाऊं? जाओ रसोई से आटा ले आओ और बना लो, नकुल को ऑर्डर देते हुए परवेश ने कहा। माँ को नकुल की दयनीय हालत मीरा से नहीं देखी जा रही थी। उस छोटे से कमरे में एक गैस चूल्हा, साइड में पड़ी हुई एक थाली, कटोरी और चम्मच तथा पास में पड़ा हुआ एक मटका रखा हुआ था। एक ही मंजा बिछा हुआ था, जिस पर बैठी हुई माँ परवेश की बातें सुन रही थी और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। एक कोने में बिछोने पर नकुल, पुराने कपड़ों में नकुल बैठा था। मन तो कर रहा था अभी जाकर परवेश से उन दोनों को आज़ाद करवा लूं, लेकिन अकेले होने के डर से मीरा ने अभी कुछ भी करना उचित नहीं समझा और दबे पांव वहां से बाहर आ गई। गली के बाहर आकर मीरा ने कार्तिक को फ़ोन किया और उसे वहां लेने के लिए बुलाया। कार्तिक के आते ही मीरा फटाफट गाड़ी में बैठ गई। भाभी, सब सही है ना? आप इतनी घबराई हुई और डरी हुई क्यों हो? परवेश ने कुछ कहा क्या? भैया ने पहले ही कहा था आपको अकेले वहां ना जाने देने के लिए। और इतने से मीरा फूट फूट कर रोने लग जाती है। भाभी, आप चुप हो जाइए, मुझे बताइए क्या हुआ है, मैं गाड़ी वापस परवेश के यहाँ लेकर चलता हूँ। उसकी इतनी हिम्मत! मीरा को इस हालत में देखकर कार्तिक ने गाड़ी मोड़ना चाहा। नहीं कार्तिक, अभी घर ले चलो, कार्तिक को रोकते हुए मीरा ने कहा। घर पहुंचते ही मीरा ने रोशन के पापा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मीरा को इस हालत में देखकर रोशन के पापा थोड़ा चिंतित हो जाते हैं। मीरा बेटा, तुम्हारे पापा के जाने का दुख हमें भी बहुत है। मैं उनकी जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं भी तुम्हारे पापा के जैसा ही हूँ। बेटा, क्या हुआ है? इतना उतरा उतरा हुआ सा चेहरा क्यों है? कार्तिक, जाओ भाभी के लिए पानी लेकर आओ, चंदा बहू के लिए चाय लेकर आओ। बेटा, आराम से बैठ जाओ यहाँ। पापा जी, मैं थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ, अपने आप पर काबू रखते हुए मीरा ने कहा और सीधा अपने कमरे में जाकर बाथरूम में चली जाती है। शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ी हो जाती है, अपने आंसुओं को छिपाने का प्रयास करती है। माँ और नकुल का चेहरा अभी भी आंखों के सामने से नहीं हटता है। परवेश की कही हुई एक एक बातें जहन में घूम रही थी। भागी हुई लड़की, चरित्रहीन, जमीन के कागज, नकुल को तमाचा मारना,
इन सब बातों से और ज़्यादा दुखी हो रही थी। फ्रेश होकर मीरा बाहर आती है। चाय पीते पीते मीरा अपने ससुर को बताना शुरू करती है। वो पापा जी, परवेश, और एक बार फिर रोने लग जाती है। अपने आंसू पोंछते हुए मीरा वहाँ आज जो भी देखा सब उन्हें बताती है, जिसे सुनकर कार्तिक और मीरा के ससुर एकदम आग बबूला हो जाते हैं। जमीन के लिए कोई इतना ज़्यादा गिर सकता है? मैंने आज तक ये सब टीवी में ही देखा था। मीरा बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ये पापा तुम्हारे साथ हैं। मीरा को हौसला देते हुए उन्होंने कहा। मिस्टर नारंग को कुछ दिन पहले मैंने हॉस्पिटल में देखा था। ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन परवेश उनके साथ था तो कोई बात नहीं हो पाई। बहुत ही कमज़ोर लग रहे थे, परवेश के सहारे ही चल पा रहे थे। कुछ दिन पहले हुई मुलाकात को बताते हुए मीरा के ससुर ने बताया। ट्रिंग ट्रिंग, और मीरा के फ़ोन पर फ़ोन आता है, परवेश का फ़ोन। मीरा ने फ़ोन उठाया और बात करनी शुरू की। मीरा बेटा, मैं बोल रही हूँ। तुम्हें बार बार फ़ोन करने के लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन बिना पूछे रहा नहीं गया। बेटा, तुम आ रही हो ना? माँ की आवाज़ सुनते ही मीरा हाँ के सिवा कुछ नहीं बोल पाई। पापा जी, मुझे एक बार वहाँ जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ? मैं माँ और नकुल को इस हालत में नहीं देख सकती। मीरा ने परवेश के घर जाने के लिए अपने ससुर से अनुमति मांगी। मीरा कार्तिक की गाड़ी लेकर मीरा एक बार फिर पुराने अड्डे पर पहुँच जाती है। माँ और नकुल की हालत के बारे में सोच सोच कर ही मन में अजीब सी बेचैनी होने लग जाती है। आंखों के सामने परवेश का चेहरा आ जाता है, कैसे माँ और नकुल को डांट रहा था। भूख से याद आया, माँ और नकुल ने कुछ खाया होगा भी या नहीं, और इसलिए मीरा ने बाहर से कुछ खाने का सामान पैक करवा लिया था और अब कदम रुकने की जगह तेजी से प्रेम गली की ओर बढ़ रहे थे। 12/24 प्रेम निवास के सामने जाकर कदम रुक जाते हैं। मीरा घर की घंटी बजाती है। कुछ समय के बाद एक 16-17 साल की लड़की दरवाज़ा खोलने आती है। गेहुआ रंग, काला सलवार सूट, बिखरे हुए बाल, हवाई चप्पल और सांस फूली हुई। हाँ जी, कौन? आकर मीरा से पूछती है। मीरा एक सेकंड के लिए सोच में पड़ जाती है। अभी कुछ देर पहले जब यहाँ से गई थी तब तो यहाँ ये नहीं थी। अरे नीलू, कौन है गेट पर? पीछे से किसी ने चिल्लाते हुए पूछा। दीदी, कोई दीदी आई हैं और कुछ बोल नहीं रही हैं, उस मासूम ने उसका उत्तर देते हुए कहा। और इतने में वो मोहतरमा खुद चलकर आती हैं। सुर्ख लाल रंग की चटक साड़ी, एक लंबी लाल रंग की भरी हुई मांग, थोड़ी बिखरे हुए बाल, नंगे पाँव, और बार बार अपना पल्ला संभालते हुए उसने पूछा, जी कहिए, किससे काम है? पता नहीं, उसका स्वभाव ऐसा था या उसने गुस्से से मीरा से ऐसा पूछा। ये तो वही औरत है जिसको मैंने कुछ समय पहले परवेश के साथ माँ के कमरे में देखा था। इसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि इस घर में किसी की मौत हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ काम करते करते बीच में उठकर आई थी, बार बार चेहरे पर से मिट्टी हटा रही थी। जी, मैं मीरा। मीरा ने हल्की सी आवाज़ में उसका उत्तर दिया। ओह अच्छा, मीरा दीदी, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको कभी देखा नहीं तो इसलिए नहीं पहचाना। मैं नीलिमा, परवेश की पत्नी और आपकी भाभी हूँ, और ये नीलू मेरी छोटी बहन है। आइए, आप अंदर आइए। अपना परिचय देते हुए उसने मीरा को अंदर आने के लिए कहा। नीलिमा सीधा उसे अपने और परवेश के कमरे में ले जाती है, जहाँ पहले से कुछ लोग मौजूद होते हैं। जाओ नीलू, दीदी के लिए पानी लेकर आओ। और नीलिमा सबका परिचय करवाना शुरू करती है। ये मेरी मम्मी और ये मेरे पापा हैं, और वो मेरा छोटा भाई जिगर है। नीलिमा ने बाहर की ओर इशारा करते हुए कहा। जिगर और नकुल दोनों बाहर आपस में बातें कर रहे थे। मीरा को इस समय बस अपनी माँ से मिलना था, पता नहीं किस हाल में होगी वो। नीलू के पानी लाने के बाद मीरा ने माँ से मिलने की इच्छा जताई तो नीलिमा ने नीलू को हाथ मारकर कुछ इशारा किया और नीलू उसी समय बाहर चली गई। नीलू ने आने के बाद कुछ आंखों से इशारा किया और नीलिमा मुझे माँ के कमरे की ओर ले जाने लगी। ये क्या? माँ का कमरा, और माँ की ओर देखते ही मीरा सुन्न रह जाती है। इतने सालों बाद माँ से मिलते ही माँ को गले लगाकर रोने लग जाती है। माँ, बाबूजी, माँ बाबूजी चले गए। मीरा सुबक सुबक कर माँ के गले लगकर रोती है। माँ,
भी इतने दिनों बाद अपनी बेटी से इस हालात में मिलने पर रोते रोते जमीन पर बैठ जाती है। माँ की आवाज़ में एक अलग ही दर्द नजर आ रहा था। बाबूजी के जाने के दुख के अलावा भी बहुत कुछ था जो माँ के उस विलाप में सुनाई दे रहा था। सहसा मीरा की नज़र माँ के कमरे की ओर जाती है। जहाँ अभी कुछ समय पहले एक मंजी था, वहाँ एक सिंगल बेड था। जहाँ अभी चूल्हा और बर्तन थे, वहाँ एक छोटी सी अलमारी रखी हुई थी। पूरा कमरा साफ सुथरा था, माँ के कपड़े भी सही थे। अचानक से सब कैसे बदल गया, मीरा की समझ से बाहर था। शायद उसके आने की बात सुनकर ही इस कमरे में इतना बदलाव आया होगा। और शायद नीलिमा और नीलू यही सफाई कर रही होंगी। जब मैंने घंटी बजाई, नीलिमा के चेहरे पर वो धूल और नीलू के सांस फूले हुए होने का यही कारण होगा। और इतने में परवेश ने घर में घुसते ही नीलिमा को आवाज़ लगाना शुरू किया। शायद उसे नहीं पता था कि मैं यहाँ हूँ। नीलिमा के बाहर जाने के कुछ देर बाद परवेश कमरे में आता है। मीरा, पापा नहीं रहे। हाँ, और सुबक सुबक कर रोते हुए माँ के गले लग जाता है। कुछ देर पहले के परवेश और अभी के परवेश को देखकर मीरा दंग रह जाती है। आखिर ऐसा क्यों? वो परवेश माँ और नकुल को डांटने वाला अभी माँ के गले लगकर रो रहा था। माँ से इतनी प्यार से बातें कर रहा था। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाओ, मीरा के लिए कुछ चाय पानी लेकर आओ। इतने लंबे सफ़र से आई है, थक गई होगी। परवेश ने नीलिमा को आर्डर देते हुए बोला। अरे मैं तो बताना ही भूल गया, ये नीलिमा मेरी बीवी और तुम्हारी भाभी है। परवेश ने मीरा को नीलिमा का परिचय देते हुए मीरा को बताया। नहीं, कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने खाने का सामान खुद साथ लेकर आई हूँ। हाथ में पकड़े लिफाफे की ओर इशारा करते हुए मीरा ने बोला। मतलब अभी तक तुमने हमें माफ़ नहीं किया। मीरा, अपनी गलतियों के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अनजाने में मैं तुम्हें बहुत कुछ सुना दिया था। माँ, आप ही कुछ बोलो ना इसे। मीरा के खाने ना खाने की बात पर आपत्ति जताते हुए परवेश ने कहा। माँ के कहने पर मीरा ने हामी भर दी। बुआ और फूफा जी को लेकर आ रहा हूँ। इतना कहकर परवेश वहाँ से चला गया। नीलिमा रसोई में नीलू के साथ थी और नकुल बाहर नीलिमा के भाई के साथ। कमरे में माँ बेटी अकेले रह गई थी। माँ के गले लगकर जी भरकर रोना चाहती थी। माँ का दुख साझा करना चाहती थी, लेकिन माँ चुपचाप गुमसुम बेड पर बैठ जाती है। समझ नहीं आ रहा था कि माँ से कैसे बात शुरू करे। नहीं पता था कि पीछे से ऐसा क्या हुआ जो अचानक सब बदल गया। 13वीं का कार्यक्रम कहाँ है? बात शुरू करते हुए मीरा ने अपनी माँ से पूछा। यहीं घर पर है, डरते हुए माँ ने बोला। और इतने में नीलिमा हाथ में चाय की ट्रे लेकर आती है। आराम से माँ बेटी चाय पीजिए, मैं थोड़ा काम निपटा लेती हूँ। कल के लिए बहुत काम है। कुछ चाहिएगा तो मुझे या नकुल को बता देना। वैसे जीजा जी और बच्चे नहीं आए आपके साथ? चाय रखते हुए नीलिमा ने मीरा से पूछा। बच्चों के एग्जाम के कारण कोई भी नहीं आ पाया। मीरा ने इतना ही उत्तर देना मुनासिब समझा। नीलिमा के जाते ही मीरा ने माँ से बीते वर्षों में क्या क्या हुआ उसके बारे में पूछना शुरू किया। माँ, बाबूजी को क्या हुआ था? बाबूजी ने सब मेरे नाम क्यों करवा दिया? और इतने सालों में मुझे क्यों कोई फ़ोन नहीं किया? परवेश की शादी में भी नहीं बुलाया। और ना जाने कितने ही सवाल मीरा ने पूछे, लेकिन माँ वैसी की वैसी गुमसुम ही बैठी थी। और अचानक से माँ की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लग जाती है। मीरा, मेरी बच्ची, माफ़ कर दे हमें बेटा। तेरे बाबूजी चले गए, अब कौन सहारा होगा मेरा और नकुल का? और माँ के मन का गुब्बार फूट जाता है। मीरा माँ को चुप कराने का असफल प्रयास करती है। ये 2 टुकड़े ज़मीन हमारा घर खा गए मीरा। इन 2 टुकड़ों ने सब कुछ ख़त्म कर दिया बेटा। बेटा, सब दे दे परवेश को। मुझे और नकुल को ले चल यहाँ से। नकुल मेरा बेटा। मेरे तो अब उम्र ही हो गई, बस नकुल की ज़िंदगी का सवाल है। माँ ने अपने अंदर का दर्द बयां करते हुए कहा। मीरा माँ के आंसू पोंछते हुए उनके गले लग जाती है। माँ, चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ। और सुबह जिस तरह से परवेश आपसे बातें कर रहा था, मैंने सब सुन लिया था। बताते हुए मीरा दुखी हो जाती है। माँ, ये सब कैसे, कब और क्यों शुरू हुआ? मेरी तो समझ से बाहर है। परवेश बचपन से गुस्सा ज़्यादा करता था, लेकिन इस हद तक
पहुंच जाएगा, मैंने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ बेटा, गुस्सा तो परवेश बचपन से ही ज़्यादा करता था। सबसे बड़ा होने के कारण उसे लाड़ प्यार भी ज़्यादा मिलता था, लेकिन हालातों ने उसे ऐसा बना दिया। तुम्हारी शादी के बाद जब उसने तुम्हें बाहर से ही भेज दिया था, उस दिन घर में तुम्हारे बाबूजी और परवेश के बीच बहुत कहासुनी हुई थी। बाबूजी इस रिश्ते के खिलाफ नहीं थे, तुम्हें वापस बुलाना चाहते थे, लेकिन परवेश ने लोक लाज का हवाला देकर उन्हें रोक दिया। उसके बाद कुछ समय तक सब नॉर्मल था। कुछ दिनों बाद तुम्हारे पापा ने तुम्हारी एफडी की बात घर में चलाई, जिसके चलते परवेश ने पहली बार पैसों के लिए पापा से लड़ाई शुरू की। वो एफडी के पैसे अपने अकाउंट में चाहता था और पापा तुम्हारे लिए रखना चाहते थे। कई दिनों तक इस बात पर दोनों में कहासुनी हुई और आखिर में पापा ने तुम्हारे नाम पर एक दुकान खरीद दी। मैंने भी उन्हें बहुत समझाया कि मीरा अपने घर में खुश है, कुछ करना है तो नकुल और परवेश के नाम पर कर दीजिए। तब उन्होंने इस घर और एक प्लाट के बारे में जिक्र किया जो उन्होंने अपने नाम पर किए थे, और उनके जाने के बाद एक एक दोनों को मिल जाएगा। क्या बेटी अपनी माँ और छोटे भाई को अपने घर ले जाएगी? क्या बेटी अपना पूरा हिस्सा परवेश को दे देगी? ये सब जानने के लिए देखिए दूसरा और अंतिम पार्ट। अगर इस कहानी का अगला और अंतिम पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में यस या नो जरूर लिखिएगा। थैंक यू।